आपकी मर्जी है। जो पीएमसी का सिलेबस है, जैसे रेफरेंस टू हिस्ट्री भी है, वो हमने डिस्कस किया है। आज हम एक नई चैप्टर में आएंगे। नए चैप्टर का डिस्कशन करेंगे इधर नई टर्म्स का। इनहेरिटेंस के हवाले से ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क है सबसे ग्रेगर जॉन मेंडल का वर्क है। ग्रेगर जॉन मेंडल जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी करार दिया गया इसके डेथ के बाद। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वर्क किया अपना पी प्लांट पे किया था, जो गार्डन पी है, गार्डन पी पाइथम सेंटिवम स्पीशीज गार्डन पी पाइथम सेंटिवम। पाइथम सेंटिवम इसका जो बायोलॉजिकल पाइथम सेंटिवम। पाइथम सेंटिवम पे इसने जो 1816 के अंदर जो वर्क किया था और देन इस पर्सन की डेथ तो 1882 के अंदर हो गई, पर इसके काम को रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर 3 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी बात को रीडिस्कवर किया। 3 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर और उसको जो रीडिस्कवरी हुई वो 1901 के अंदर हुई। और उसके बाद इसको जो है ये कहा गया कि इसमें जो भी बातें की थी वो सब दुरुस्त है, सही है। फिर इसकी जो काम के हवाले से उनको कहा कि ये सब इसके लाभ है, क्योंकि काम उसका राइट है, दुरुस्त है, करेक्ट है। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मेंडल आखिरकार ग्रेगर जॉन मेंडल इतना कामयाब क्यों हुआ? क्या इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पे काम नहीं किया? लेकिन काम किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेंडल जो सक्सेसफुल हुआ तो जाहिर है इसकी जो सक्सेस के पीछे जो है कुछ कोई रीजन तो जरूर होगा। हालांकि मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये बात बेसिकली मोंक है। ये एक मोंक था, जिससे पादरी आप एक का पादरी इस तरह का मोंक पर्सन था, पर इसकी इंटरेस्ट जो थी बाद में थोड़ी सी साइंस सब्जेक्ट के अंदर डेवलप हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें आगे और भी थोड़ा साइंस के बारे में इसमें थोड़ी एजुकेशन भी दी थी, टीचिंग भी कर रहा था और साथ साथ में एक गार्डन के अंदर बी प्लांट को भी कल्टिवेट किया था। फिर जो है इसके काम को सब वो नोट भी करता गया और आखिर में जो है इसके लिए लाभ साबित हुई। तो सक्सेस के चंद एक रीजन है कि ये क्यों सक्सेसफुल हुआ। वाई बिकॉज ऑफ कोई दूसरे साइंटिस्ट सक्सेसफुल इस टॉपिक पे नहीं हुई सक्सेसफुल हुआ। दो रीजन की वजह से इसको जो सक्सेस मिली। नंबर 1 जैसे चॉइस ऑफ मटेरियल कि इसने जो जिस मटेरियल की जो सिलेक्शन की थी, मटेरियल क्या पी प्लांट की हम फीचर्स तो आते हैं कि इसकी एक चॉइस ऑफ मटेरियल का। नंबर 2 मेथोडोलॉजी तरीका, कर्म करने का तरीका। मेथोडोलॉजी ऐसी थी जो दूसरे साइंटिस्ट ने शायद ऐसी मेथोडोलॉजी या तरीके को अप्लाई ना किया था, इस वजह से इनकी रिजल्ट जो है सब वो एक्यूरेट नहीं आए। रिजल्ट जो इनको नतीजे मिले वो सब एक्यूरेट हो गए और एग्जैक्ट हो गए और उसके बाद इनके जो लाभ में वो सब ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इस तरह से जो एक है चॉइस ऑफ मटेरियल, नंबर 2 मेथोडोलॉजी काम करने का तरीका। हमेशा जैसे आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इम्प्रूवर, जिनको हम कहते हैं इम्प्रूवर है, तो जाहिर है जो इम्प्रूवर ने गलतियां की होगी, अगर वो गलतियां शेयर करें अपने दोस्त से
तो दोस्त अगर वही सेम अगर गलती करे, वही सेम गलती करे तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्या होता है कि गलतियों से सीखना होता है। जिसने जो गलती की आइंदा वो गलती ना हो, चाहे कोई राइट पाथ पे आ पाए। राइट पाथ पे आना ही सक्सेस की एक निशानी होती है। अगर वही सेम मिस्टेक रिपीट होते रहेंगी तो कोई भी सक्सेस है वो नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हमेशा इंसान तो गलतियों से ही सीखता है। अगर कोई गलती करे, जैसे आप टेस्ट में गलतियां कहते हैं, स्कोर कम आता है। अगर वही गलती अब दोबारा आप जाके उधर रिपीट करेंगे, वही सेम गलती या वही सेम, तो फिर सक्सेस तो नहीं मिलेगी। इसके लिए यानी ये एक लर्निंग का बहुत ही एक अच्छा एक तरीका होता है। गलती करें, एनालाइज करें और फिर उसको करेक्ट करें, और फ्यूचर में आप डिसाइड कर लें कि ये गलती जो है रिपीट नहीं होगी। उससे हम कहते हैं बेस्ट प्रिपरेशन, या उससे हम कहते हैं कि ये एक लर्निंग करना है। लर्निंग करने से गलती से होती है सरल। तो इसमें जो है दूसरे साइंटिस्ट की जो भी गलतियां थी उनको इग्नोर, उनको एक तरफ रखा, और जो सही जो इसको तरीके लगे उससे रिलेटेड तो उसको अप्लाई किया, तो ये सक्सेसफुल हुआ। तो मेंटल की सक्सेस होने की वजह ये दो रीजन थे। अब हमें ऐसे देखते हैं कि कौन सी जो लाइक ऐसी बातें थी जो जाहिर जो कहते हैं कि ये सक्सेसफुल इसका जो वर्क हुआ, कौन सी ऐसी पॉइंट थी। मटीरियल में आखिरकार ऐसा क्या था। मटीरियल में ये था कि इजी टू कल्टिवेट, इजी टू कल्टिवेट, यानी दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको कल्टीवेट करना बड़ा मुश्किल काम है। जमीन इतनी चाहिए, उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर चाहिए, मेहनत चाहिए, और देन उसकी जो रिजल्ट या उसका जो यील्ड या पैदावार कई महीने लग जाते हैं। तो इसमें जो है इतना इनको मसला नहीं हुआ। ये ऐसा प्लांट था जो आसानी से जस्ट एक एरिया चाहिए, बीज लगा दिए और हो जाता है, तो इतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। तो नंबर 2 जो है इजी टू कल्टीवेट के बाद सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इनके फ्लावर की कुदरती होते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर थी, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं थी। क्रॉस पॉलिनेशन जो की थी वो मेंडल ने अपने चॉइस से की थी। ये प्लांट, उसका फ्लावर ऐसी पोजीशन है कि बाहर से कोई पोलन ग्रेन दूसरा इसमें आ ही नहीं सकता। सेल्फ पॉलिनेशन है। इसी वजह से तो ये सक्सेसफुल हुआ कि मेंडल ने कहा कि हाँ ये सेल्फ पॉलिनेशन होती है। जो क्रॉस कराया है वो मैंने ही कराया है, रिजल्ट जो मिली है वो मेरी चॉइस से मिली है। हाइब्रिडाइजेशन करवाई है तो मैंने करवाई है, अदरवाइज जो है वो नेचुरली इसकी ऐसी पोजीशन है फ्लावर की जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट एक फीचर है कि इनके फ्लावर की जो साइज थी वो बिग साइज थी। फ्लावर जो बिग साइज के थे, फ्लावर जब बिग साइज के थे तो एक काम आसान हो गया। कौन सा काम आसान हो गया कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन करवानी थी, इसको हाइब्रिडाइजेशन करवानी थी, या दूसरे शब्दों में कहे कि क्रॉस पॉलिनेशन करवानी थी, तो ये खुद मेंडल अपनी चॉइस से कर रहा था। फ्लावर अगर छोटे होते तो ऐसे ओपन करके तो वो ब्रेक हो जाना, उसका स्टेमन ब्रेक हो जाता या कार्पल ब्रेक हो जाती। इसकी फ्लावर की कुदरती एक इतनी बड़ी साइज थी, जब भी ओपन करता था या स्टेमन को भी कट करके फेंक देता था, तो उसमें ये अपना अप्रोच या उससे कंट्रोल था। तो हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, क्रॉस करवाने के लिए ये बिग साइज फ्लावर है, इसको इसने एडवांटेज दिया या फायदा दिया। उसके बाद इसने देखा कि काफी जो इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मौजूद है। कोई एक भी कैरेक्टर नहीं, काफी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मौजूद है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद थे। जैसे इससे की हाइट है, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, इस तरह से आगे पड़ेंगे। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट में कि इनके जो हाइब्रिड बने थे पहले मिक्सिंग करने के बाद, हाइब्रिड जो वो भी फर्टाइल थे। बिकॉज फर्टाइल कैसे थे, जब इसमें F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन मिली। तो इसका मतलब है ये हाइब्रिड था, और हाइब्रिड को क्रॉस करने के बाद रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, F2 जनरेशन भी मिल सकती है। तो हाइब्रिड्स भी जो है इसके जो फर्टाइल थे, हाइब्रिड्स भी फर्टाइल थे। उसके बाद इसने जो है सब चीजों की जो है मैथमेटिक्स का भी अप्लाई किया, लॉस कैलकुलेशन की कि भाई कितने प्लांट इस तरह कैरेक्टर के हैं कितने, तो वो लॉस बनाने में इनको जो आसान हुई। तो ये वो पॉइंट थी जिनकी वजह से मेंडल के काम को जो है आगे एक सक्सेस, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो मेंडल सक्सेसफुल होता।
तो अब हम नेक्स्ट आएंगे, जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो पॉइंट आज के दिन के हवाले से है, वो सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की कौन से थे, सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की कौन से थे, या उससे पहले थोड़े से मेंटल की तरह वगैरह थोड़ा पढ़ें। तो मेंटल को जीन्स के बारे में मालूम नहीं था, फादर ऑफ जेनेटिक्स का परंतु जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, फैक्टर से लफ्ज इस्तेमाल किया था जीन्स के लिए, ये जो आपको हम घर में रखेंगे। जहाँ भी फैक्टर लफ्ज मेंटली जेनेटिक्स में हो तो उसका मतलब है बात हो रही है वो जीन्स के हवाले से हो रही है। तो सबसे पहले हम सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पे आते, जिनके मेटल ने जो वर्क किया था सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सेविंग कंट्रास्टिंग कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक थे जिनको हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे, सेविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे सबसे पहले हम कैरेक्टर की लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से उसने कैरेक्टर कंसीडर किए, कैरेक्टर या ट्रेड, कैरेक्टर या ट्रेड नहीं। तो पहला जैसे ट्रेड था स्टेन की हाइट का, स्टेन की हाइट का जो है ये ट्रेड या कैरेक्टर उसने लिया। देखा कि टी प्लांट के अंदर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो जिनकी स्टेन की लेंथ है जो बड़ी है, हाइट बड़ी है, और कुछ ऐसे प्लांट है जिनकी स्टेन की लेंथ इतनी बड़ी नहीं है, उसको उसने दबा रखा। एक ट्रेड या कैरेक्टर लिया स्टेन की हाइट का। दूसरा जो ट्रेड या कैरेक्टर लिया वो कोड की शेप का, कोड की शेप का लिया। तीसरा ट्रेड या कैरेक्टर लिया कोड का कलर उसने लिया, कोड का कलर, कोड शेप, कोड कलर, कोड का कलर, कोड कहते हैं फली को कहते हैं, मटर की फली का कलर। उसके बाद चौथा कैरेक्टर या ट्रेड था वो फ्लावर का कलर किया, फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर एज अ ट्रेड उसको कंसिडर किया, फ्लावर का कलर, कलर ऑफ द फ्लावर। नंबर 5 जो ट्रेड या कैरेक्टर लिया फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एज अ ट्रेड कंसीडर किया। नंबर 6 जो है सीड की शेप और सीड का कलर, सीड की शेप। और आखिरी जो ट्रेड या कैरेक्टर दिया था वो सीड का कलर। जैसे 7 में कोई भी सीरीज आप रखें पर ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो अब इसके अंदर उसने देखा कि अगर 2 कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर जो है ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेज की हाइट का कैरेक्टर लेना, एक ताल प्लांट और उसको डबल प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया तो नतीजतन जो प्लांट की जनरेशन मिली, पहली जनरेशन मिली जिसके अंदर वो ट्रेड एक ही एक्सप्रेस हो रहा था, उसको इसने कहा कि ये डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस पहली जनरेशन में नहीं हुआ उसके लिए रिसिस्ट इस्तेमाल किया। 2 ट्रेड है, जैसे एक कैरेक्टर है स्टेज की हाइट की, उसके हवाले से 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मौजूद है। एक ताल है, दूसरे छोटे कलर के प्लांट है। ताल को दोबारा के इस्तेमाल प्लांट से क्रॉस कराया, पहली जनरेशन जो निकली उसको कहा कि ये डोमिनेंट है क्योंकि वही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रिसेस हुआ, ठीक है। और उसको भी प्योर ब्रेड बनाने के लिए पहले काफी उसकी क्रॉस कराई, ऐसे नहीं कि पहली जनरेशन हम आते हैं कि किस तरह से वो, बट उसके अंदर हमें एक सीरीज में एक लफ्ज ऐड करेंगे। एक जो ट्रेड उसके अंदर होता है डोमिनेंट होता है और दूसरा ट्रेड होता है रिसेसिव होता है। एक डोमिनेंट ट्रेड होता है और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेड होता है। तो इन 2 ट्रेड के अंदर कौन सा ट्रेड डोमिनेंट, कौन सा रिसेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ताल प्लांट जैसे आपको पता है डोमिनेंट होता है और डवारस में यानी छोटे कद का जो प्लांट होता है वो रिसेसिव फीचर होती है। उसके बाद कोड की शेप है, स्मूथ कोड जो है जैसे इन्फ्लेटेड भी कहते हैं, स्मूथ और इन्फ्लेटेड। और दूसरा जो इसका रिसेसिव लाइन फीचर है वो कंस्ट्रिक्टेड कोड, कंस्ट्रिक्टेड कोड। स्मूथ कोड को फुल कोड को भी कहते हैं, स्मूथ कोड को इन्फ्लेटेड कोड भी कहते हैं। कंस्ट्रिक्टेड जो होता है एक ही कलर ज्यादा जैसे होता है वो रिसेसिव फीचर है। उसके बाद कोड का कलर, ग्रीन कोड कलर जो है वो डोमिनेंट कोड के लिए छवि को, और येलो कोड कलर जो है रिसेसिव फीचर है। उसके बाद फ्लावर का कलर, पर्पल कलर का फ्लावर वो डोमिनेंट फीचर उसको नजर आई।
और व्हाइट फ्लावर का कलर जो है उसको रिसेसिव फीचर होता है। इसके बाद फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट में ये जो डोमिनेंट है, और टर्मिनल का मतलब होता है एंड पे, टिप पे फ्लावर और एक्सेल पे फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट में रिसेसिव। सीड की शेप राउंड सीड इज डोमिनेंट, और इसी तरह से रिंकल्ड सीड इज रिसेसिव फीचर, रिंकल्ड सीड। उसके बाद नंबर 7 एंड लास्ट है, येलो सीड कलर इज द डोमिनेंट और ग्रीन सीड कलर इज द रिसेसिव। उसके बाद जैसे आपको बताया कि जब इनको क्रॉस कराया पहली जनरेशन निकली, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड भी फर्टाइल होते हैं। हाइब्रिड फर्टाइल होते हैं, कैसे पता चला कि वाकई हाइब्रिड फर्टाइल है? F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन भी निकली। इसका मतलब है कि F1 फर्टाइल है। कैन रिप्रोड्यूस तो आगे अपना नस्ल भी एक पैदा कर सकता है, वो नस्ल था F2 जनरेशन। तो F2 का रेशो या रिजल्ट क्या उसको मिला, तो ये कॉलम जैसे हमारे H2 की बुक के अंदर है, सबके अंदर तकरीबन जितने भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसके अंदर नियरली 3:1 है, 2.8 है कुछ इस तरह से, पर हम इनको कंसीडर करेंगे 3:1 में। F2 जनरेशन सबके अंदर नियरली 3:1 है। 3:1 की जनरेशन F2 जनरेशन सबके अंदर आई। पहले F1 ली, F1 को F1 से क्रॉस कराया तो जो F2 जनरेशन निकली है वो सब 3:1 मिली है। उसके बाद एक और फीचर इसी के साथ हम समझते हैं, एक रेसिस्टेंस कैरेक्टर होता है, दूसरा होता है डोमिनेंट। तो उनकी जाहिर है जो एक्सटर्नल फीचर्स जो हमें नजर आ रही है, कोई ना कोई उनकी जीन्स तो होंगे, ऐसे नहीं कि इनकी जीन्स नहीं होंगे। फैक्टर मेंडल ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, फैक्टर तो नजर नहीं आते, उनको लिखने का तरीका उसने ऐसे डिवाइड किया कि जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको कैपिटल लेटर से और रिसेसिव ट्रेट है उनको स्मॉल लेटर से। तो ताल प्लांट है, ताल प्लांट में एक होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। होमोजाइगस क्या है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। टवारस की जो जीनोटाइप है स्मॉल टी स्मूथ है, कैपिटल है से कैपिटल है। होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल है से स्मॉल। एक भी जैसे कैपिटल एस का एक जैसे मौजूद है तो एक्सप्रेस वो होता है, स्मॉल एस वाला नहीं होता, हेटेरोजाइगस कंसिस्टेंट तो स्मॉल एस की वैल्यू जीनोटाइप का हम देखना चाहते हैं। कैपिटल सी ग्रीन कोड कैपिटल सी स्मॉल डी, येलो स्मॉल डी, वाइट नहीं इसीलिए। पर्पल का कैपिटल सी होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल सी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस, व्हाइट स्मॉल डी के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। एक्सियल फ्लावर जो डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल है स्मॉल। टर्मिनल फ्लावर जो प्लांट होता है स्मॉल डी, इसका जीनोटाइप होगा राउंड होमोजाइगस, राउंड होगा कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल। रिंकल जो है स्मॉल आर और स्मॉल आर के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। येलो को कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस। ग्रीन का की नहीं स्मॉल वाई, ग्रीन क्या ग्रीन सीड कलर कैपिटल वाई येलो और ये डोमिनेंट ट्रेंड, और ग्रीन जो होगा तो रिसेसिव को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल वाई के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। हाँ थोड़ी गलती थी टर्मिनल थैंक यू स्टूडेंट, तो ये लिखने में पड़ा टर्मिनल। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये ऐसी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्यों होती है, ऐसी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, हम उसके रीजन पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं क्रोमोसोम से, हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम से। नेक्स्ट पेज पे हम क्रोमोसोम से पहले आपकी ध्यान में होनी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स आर नीडेड। डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें एक पेरेंट को ये मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट होगा। या 2 पेरेंट्स मेल पेरेंट होगा, वो मेल बेबी का स्पर्म प्रोड्यूस करता है,
और जो फीमेल पेरेंट जो है एक सेल प्रोड्यूस करे। तो जो कॉम्पिटिशन होती है एक स्पर्म के नतीजे में, एक और स्पर्म के नतीजे में जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, बाइंडिंग रीजन होती है। तो 1 एग और ये 1 एग इज इक्वल टू 2 एग या डिप्लॉयड नंबर बनता है। तो इसी जाइगोट के अंदर आगे जो आपको पता है कि क्लीवेज बाइंडिंग रीजन होती है, क्लीवेज माइटोसिस होती है और उसके नतीजे में मल्टी सेल्युलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। मल्टी सेल्युलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, मल्टी सेल्युलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी मल्टी सेल्युलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये सेक्सुअली मैच्योर होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस आगे जो रिडक्शन पीरियड के तहत जो गैमीट्स बनेंगे, मेल पेरेंट होगा तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स अलग अलग बनेंगे। तो मेल या फीमेल गैमीट्स अगेन वो हेप्लॉइड होते हैं और हेप्लॉइड फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डिप्लॉइड नंबर होता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 होगी। और जब भी सेक्सुअली मैच्योर जैसे इंडिविजुअल हुआ तो उधर तो ये 40 क्रोमोसोम है। तब जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ से हाफ हो जाते हैं। गैमीट उनकी रिड्यूस नंबर होता है। तो सबसे पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जाहिर होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगी, एक स्पर्म की कॉम्बिनेशन से होती है। अब जितने क्रोमोसोम इधर जैसे एक सेल के अंदर है और स्पर्म के अंदर भी इतने क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट स्टेज में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और स्पर्म की यूनियन, एक सेल और प्लस स्पर्म की यूनियन, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। एक और स्पर्म की नतीजे में एक ऑर्गेनिज्म बन गया। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर 1 है और किसका एक सेल का स्पर्म सेल का क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 ही है, क्रोमोसोम नंबर 1 ही है। तो दोनों की जैसे अगर आप देखें लेंथ भी सेम होगी और इसी तरह से दोनों की आप सेंट्रोमियर की लोकेशन देखेंगे वो भी सेम होगी। हम कहेंगे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक इंसर्ट तो देगा और ये भी क्रोमोसोम टू नंबर चेंज करेंगे, 2 नंबर 9 चेंज करेंगे, नंबर आएंगे ठीक है। बाइक नंबर 2 बाइक नंबर 2 करना नहीं रेड में करती है ये भी क्रोमोसोम नंबर 5 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है 5 है। ये क्रोमोसोम जैसे अगर हम कहेंगे एक और स्पर्म की जैसे यूनियन से जाइगोट जो बनेगा, एक और स्पर्म की यूनियन से जाइगोट बनेगा। तो उसके अंदर जैसे आपको पता है जाइगोट डिप्लॉइड नंबर बन जाता है। डिप्लॉइड कैसे बनते हैं, जाहिर है एक सेल हेप्लॉइड नंबर स्पर्म की हेप्लॉइड, तो जितने एक सेल का सेट होगा उतना स्पर्म का सेट होगा, उसकी कॉम्बिनेशन से एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है।
तो हर एक क्रोमोसोम के काफी सारे जीन्स होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के काफी सारे जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम करते हैं कि इधर स्टेम की हाइट का जीन, फॉर एग्जाम्पल स्टेम की हाइट का जीन इसी सेम लोकेशन पे जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, इसी सेम लोकेशन पे जो है हाइट का जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे इधर कैपिटल की है और इस जगह पे जो है टालने से जो टाल ब्लड का जीन मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, तो एक और स्पर्म की कॉम्बिनेशन इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि इधर जो है फॉर एग्जाम्पल ही देखते हैं, इसमें जैसे पर्पल कलर के फ्लावर का कलर है जिसका जो जीन है वो कैपिटल सी है, और इधर भी जैसे पर्पल कलर का नहीं बट उसका मेट्रासी कैरेक्टर क्या होता है, मेट्रासी कैरेक्टर उसका व्हाइट है, तो इधर जो जीन है वो इस्तेमाल भी का फॉर एग्जाम्पल में अज्यूम करता है। तो अगर एक और स्पर्म की कॉम्बिनेशन होगी तो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक साइड में कैपिटल सी का जीन है, सेम एक ही का उसमें इस्तेमाल भी का जीन है, एक्सप्रेस कैपिटल सी होगा पर उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगी वो हेटेरोजाइगस। इस तरह से अगर हम एक और फिगर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और फिगर लेते हैं, इस जगह पे हो, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये स्मूथ बोर्ड का जीन है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी सेम लोकेशन पे जो जीन होगा वो कंस्ट्रिक्टेड कोड का है फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्मूथ कोड का जीन कैपिटल है, कंस्ट्रिक्टेड जीन है तो स्मॉल के लिए एक्सप्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे अगर इन 3 एग्जाम्पल्स को लें तो फॉर एग्जाम्पल हाइट के जीन है, तो जाइगोट के अंदर जो अब हाइट के जो जीन्स होंगे उनकी कॉम्बिनेशन या कंस्टिट्यूशन क्या हो, एक स्पर्म यूनियन में जाइगोट हुआ उसके अंदर सिर्फ हम हाइट देखें तो उसके अंदर कैपिटल सी और ऐसा ब्लड कौन सा होगा, ऐसा ब्लड स्टार होगा, तो ऐसी सेम जीन्स की कंस्टिट्यूशन होगी तो उसे लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करेंगे होमोजाइगस, लफ्ज इस्तेमाल करेंगे होमोजाइगस, बिकॉज दोनों के अंदर कैपिटल सी जीन आए तो ये जो होगा होमोजाइगस स्टार होगा। अगर इस तरह से एक में कैपिटल सी होता है दूसरे में स्मॉल सी होता था पर वो एक उदाहरण, ठीक है, तो ये होमोजाइगस हुआ, लफ्ज हुआ होमोजाइगस, यानी ऐसा जाइगोट बना जिनके अंदर जो जीन्स है वो दोनों सेम ही है। उसके बाद जैसे अगर हाइट के बाद फ्लावर का कलर, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर का कोई कलर है, कलर आपका फ्लावर, तो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जाइगोट के अंदर क्या होगी, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी, कैपिटल सी स्मॉल सी है, क्या होगा पर्पल कलर का ये फ्लावर होगा, और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जैसे डिफरेंट है, कैपिटल सी है स्मॉल सी है, तो उसकी मिलान कौन सा इस्तेमाल किया जाए, हेटेरोजाइगस जेनेटिक जो करने वाला जेनेटिक्स की करने वाला नहीं उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। अब देखिए आप अगेन कैपिटल एस इस्तेमाल यानी कोड की शेप का जो ट्रेड है या कैरेक्टर है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, कैपिटल एस इस्तेमाल, तो ये क्या है स्मूथ बोर्ड है, स्मूथ बोर्ड क्या है हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हेटेरोजाइगस। इसी तरह से एक और भी ट्रेड हम ले लेते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं, संकेत ट्रेड था दुबई के नंदा बुधाए वो स्टूडेंट बुधाए हो ना बुधाए जी भाई, हाँ केवल रिकल राउंड और रिकल सिमाला फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रेड या कैरेक्टर है शेप का है, दोनों में इस्तेमाल के जीन है इस्तेमाल, तो ये रिंकल्ड सीडेड ब्लड होगा, राउंड सीडेड नहीं, रिंकल्ड सीडेड ब्लड है, और रिंकल्ड सीडेड ब्लड होमोजाइगस है, रिसेसिव फीचर है, क्योंकि दोनों के अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम है, तो ये होमोजाइगस है और ये रिसेसिव फीचर है, डोमिनेशन नहीं है, दोनों इस्तेमाल आ रहे हैं तो रिसेसिव फीचर। तो जितनी भी अभी बैक पेज पे हमने पढ़ा था कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो हमने
होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस लिखी है, ये कैसे लिखी, क्यों लिखी है? कैपिटल टी ये क्यों लिखा है? वाई बिकॉज एक पेरेंट ने कैपिटल टी कंट्रीब्यूट किया, दूसरे ने भी कैपिटल टी कंट्रीब्यूट किया, उसी वजह से ये प्लांट जो डोमिनेंट था हुआ। अगर यहाँ पे जैसे कैपिटल टी इस्तेमाल किए तो इसका मतलब है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो एक पेरेंट ने कैपिटल टी दिया और दूसरे पेरेंट ने स्मॉल टी दिया, एक और स्पर्म की कॉम्बिनेशन ऐसी हुई है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, उसकी वजह से हेटेरोजाइगस हो गया। तो हेटेरोजाइगस में जैसे अगर दोनों कैपिटल टी है तो कैरेक्टर डालता है स्ट्रेस होगा, और इसी तरह से अगर एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है तो सभी जो है साल का कैरेक्टर स्ट्रेस होगा, बिकॉज साल की जीन जो है वो डोमिनेंट होते हैं, गवार को ऐसे होते हैं। तो जितने भी ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है इनका जीनोटाइप को आप जरूर याद करें, इसके बगैर जेनेटिक्स आगे आपको नहीं समझ में आएगी। तो ये सबसे पहले हमने जीन सीखा है कि इनकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऐसी है तो क्यों है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अभी हमने जो पढ़ा, एक और स्पर्म की यूनियन होती है, बाद में एक यंगवन बनता है। उसके बाद ये देखा कि जो एक सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म के क्रोमोसोम होते हैं, उनके जीन्स होते हैं, जीन्स की पोजीशन सेम होती है। उसमें अगर एक जैसे केमिकल उसके अंदर जीन्स एक किस्म के हैं, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो जीन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जरा डिफरेंट है, तो उनकी कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग बनता है, तो कॉम्बिनेशन वही होती है। जैसे इधर हमने देखा कैपिटल टी इस्तेमाल की, कैपिटल ऐसे इस्तेमाल, इस तरह से इंडिविजुअल जो दूसरा जो नई जाहिर है जायगोट में से पूरा न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा तो उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होती है। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इसका जीनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऐसी किस तरह से हुई है। तो अब नेक्स्ट पेज पे हमें करने की टर्म सीखते हैं इसी हवाले से। जैसे एक टर्म है, जैसे अभी हमने नोट किया फैक्टर्स नथिंग बट, अब हम इन्हें जीन से नाउ दे आर कॉल्ड जीन, फैक्टर्स नथिंग बट अब जो है ये जीन। तो मेंडल्स की टर्मिनोलॉजी उधर जहां पे भी फैक्टर लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है जीन होता है। दूसरा एक लफ्ज हमने सीखा होमोजाइगस प्योर ब्रीड। तो प्योर ब्रीड कैसे, जैसे अगर कैपिटल टी है ये भी होमोजाइगस होगा, अगर स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है, प्योर ब्रीड है। उसके बाद जो हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन, जैसे दो डिफरेंट जीन्स हैं, तो हेटेरोजाइगस जो है उसके लिए जो है हाइब्रिड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड की मीनिंग होती है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये हाइब्रिड है। उसके बाद जैसे एक जाहिर है जो भी ट्रेड या कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी ट्रेड या जो कैरेक्टर्स है, ट्रेड्स या कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो बज़ाहिर हमें नजर आते हैं, जो एक्सटर्नल जिनकी अपीयरेंस हमें नजर आ रही है, जैसे प्लांट इज टॉल, फ्लावर इज ऑफ पर्पल कलर। एक्सटर्नल फीचर्स जो होती हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स के लिए एक्सटर्नल फीचर्स जो है उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल फीचर्स। और इसी तरह से जो एक्सटर्नल फीचर के बाद जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, ये ऐसी फीचर्स क्यों है, जैसे प्लांट जो है टाल क्यों, उसका रीजन तो जीन है। कौन से जीन से, तो कैपिटल टी की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, कैपिटल टी ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, कैपिटल टी इस्तेमाल की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन के लिए जीनोटाइप लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, जीनोटाइप इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है जब हाइब्रिड होगा, जब पेरेंट्स प्योर ब्रीड पेरेंट्स को जब क्रॉस करते हैं, जैसे ये प्योर ब्रीड है और इसको प्योर ब्रीड के साथ क्रॉस किया, तो पहली जनरेशन जो निकलती है वो टाल प्लांट की होती है, पहली जनरेशन F1। F स्टैंड फॉर फिलियल की लिटरली मीनिंग होती है सन या ऑफस्प्रिंग या औलाद, पहली नस्ल जो अपने आप को जिसने एक्सप्रेस किया, ये तो अब हम कहेंगे कि ये अब डोमिनेंट है।
जो पहली जनरेट प्योर ब्रीड को अगर आप क्रॉस कराएं 2 ट्रेड से और उनको क्रॉस कराएं, जो पहली जनरेशन निकले तो हम उससे कहेंगे कि ये अब डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सकी वो अब हम कहेंगे रिसेसिव है। जैसे प्योर ब्रीड टाल प्लांट, प्योर ब्रीड जैसे दवारक उनको क्रॉस कराया, पहली जनरेशन जो निकली तो अब उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। डोमिनेंट जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सका वो हम कहेंगे उसको रिसेसिव कहेंगे। डोमिनेंट यू नो वेरी वेल दो होते हैं, एक हेटेरोजाइगस भी होता है, होमोजाइगस भी होता है। पर मेंटल ने एक बड़ा काम किया था। मेंटल ने काम ये किया, जैसे टाल प्लांट नजर आ रहा है उसको दवारक प्लांट के साथ क्रॉस कराया, प्लांट की जनरेशन सब टाल प्लांट है। पर अगर हेटेरोजाइगस करें तभी भी सफागर जैसे टाल प्लांट तो आ सकते हैं, पर उसको मेनी टाइम उन्हीं टाल प्लांट को अगेन जैसे रिसिस्ट से क्रॉस कराया, फिर देखा कि वाकई टाल फर्दर आ रही है कोई और रिसिस्ट, उसमें स्मॉल प्लांट भी आ रहा है। जब तक उसको 100% एक्यूरेसी उसको ना मिली तब तक उसको क्रॉस कराता गया, क्रॉस करता गया, जब तक उनको जो प्योर ब्रीड ना मिली। तो प्योर ब्रीड की अलग से लेबलिंग करके रखा था, हाँ ये जो इसके सीड है प्योर ब्रीड फॉर कैपिटल की है, इस प्लांट के जो है कैपिटल एस वाले जो ट्रेड है। तो इस तरह से प्योर ब्रीड सबसे पहले उसने जो है आइडेंटिफाई की गई। जैसे कोई भी फ्लावर था, जैसे थोड़ी सी हमने इसके हवाले से बात करें फ्लावर से साईं घणो सुबह हमारे याद करे